हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है, जो कि नीति निर्देशक तत्व के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसे किसमें वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में, है ना। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में किसका वर्णन है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन से लेख डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों में से हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के सिद्धांत किस संविधान से उधार लिए गए हैं? तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा संविधान का निम्न में से कौन सा भाग बी.आर. अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान की एक नवीन विशेषता है? तो डीपीएसपी यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपके, वो डीपीएसपी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में नवीन विशेषता है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान का जो भाग 3 और भाग 4 है, ठीक है, भाग 3 और भाग 4, इसे आप कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा कहा जाता है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रानविले ऑस्टिन के अनुसार संविधान का कौन सा भाग संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी फंडामेंटल राइट ठीक है, एंड नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी, ये आपके भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे निर्देश का साधन भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसे आप कहेंगे यानी आप कह सकते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा डीपीएसपी स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है? तो जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो नीति निर्देशक तत्व स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो जो अनुच्छेद 40 है वो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ठीक है। ये किस पर आधारित है? नीति डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है, डायरेक्टिव
प्रिंसिपल पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा लेख डीपीएसपी के गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो अनुच्छेद जो 44 है वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा लेख उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो अनुच्छेद 47 जो है वो उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर सुरक्षित करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 39 जो है उसमें कहा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर सुरक्षित करने का प्रावधान है, जो कि किसमें है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 39A में है। ठीक है, जिसमें गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है, उपयोगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43A में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन की सुरक्षा का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 48A में इसका वर्णन किया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अस्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। तो अनुच्छेद 38 में ये संशोधन किया गया है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न हमारा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के लिए 2002 के 86वें संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है, जो कि 86वां संशोधन है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सहकारी समितियों के कामकाज के लिए 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के ने किस फैसले में कहा है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच टकराव की स्थिति मौलिक अधिकार मान्य होंगे? तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंपकम दौरे रंजन मामला। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद जो 1951 में था, इसके अनुसार जो आपका मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत इनके बीच टकराव की स्थिति होने पर मौलिक अधिकार मान्य होंगे, लेकिन नीति निर्देशक तत्व मान्य नहीं होंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार आपके कैसे हैं? न्याय योग्य हैं। ठीक है, न्याय योग्य होते हैं। कौन? मौलिक अधिकार, यानी आपके राइट्स जो हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो न्याय योग्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में कहा है कि मौलिक अधिकार पत्र पवित्र है और संसद के पास उनमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोलकनाथ जो केस है 1967 में जो आया था, उसके अनुसार मौलिक अधिकार पवित्र होते हैं, जो कि संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं और संसद में इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले में यह माना गया कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 में आया था, तो उसमें यह बताया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? तो जो अनुच्छेद 40 है, ये आपका ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, जो कि किसके लिए होता है? राज्य के लिए होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुविधाजनक अध्ययन की दृष्टि से परिषद निम्न में से किस भाग में वर्गीकृत की गई है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जैसे समाजवादी है, उदारवादी और गांधीवादी, मतलब ये आपका उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डी नंबर आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न हमारा, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी प्रदान करने के लिए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 43A आपका जोड़ा गया है, जिसमें श्रमिकों में भागीदारी प्रदान करने के लिए वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का हिस्सा? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी, मतलब श्रमिकों की भागीदारी उद्योगों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।